अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम 10 में खुश आमदीद। मैं हूं इमरान सुल्तान। नाज़रीन, 2 रोज़ कबल DGISPR लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ चौधरी ने एक तफसीली न्यूज़ ब्रीफिंग दी। ये न्यूज़ ब्रीफिंग जो है सिक्योरिटी मामलात को लेकर थी और बहुत से लोग उस वक्त ये समझ रहे थे कि ये एक बाय द लाइन में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को एक क्लियर और वाज़े पैगाम दिया जा रहा है, लेकिन अब ये पता चला कि दरअसल ये हकीकी पैगाम जो है ये भारत के लिए था और ये फितनाउल हिंदुस्तान के लिए था, फितनाउल खवारिज के लिए था, ये अफ़गान हुकूमत के लिए था जो पिछले कई दिनों से हम देख रहे हैं कि शरंगेज़ी पाकिस्तान के ख़िलाफ़ कर रही है। और बिलखुसूस अफ़गान वज़ीर ख़ारजा जो कि इस वक्त भारत यात्रा पे मौजूद हैं और जिस तरह उन्होंने वहाँ पर जाकर पाकिस्तान के ख़िलाफ़ दुश्मन तराजी की, हर्ज़त सराई की और जिस तरह कश्मीर के हवाले से भारतीय जो नैरेटिव है उसकी हिमायत की, और उन सब से बढ़कर उसके बाद जिस तरह से फितनाउल खवारिज, फितनाउल हिंदुस्तान और तालिबान हुकूमत जो है उसने पाकिस्तानी सरहद के हवाले से पाकिस्तानी सरहद पर बिला इश्तियाल जो है वो हमले किए, इसका जवाब दिया जाना इंतहाई ज़रूरी था। और हमने देखा कि पाकिस्तान ने भरपूर इसका जवाब दिया और अभी भी इसका जवाब दे रहा है पाकिस्तान, तावक्त ये कि पाकिस्तान अपने स्ट्रेटेजिक अहदाफ जो हैं उनको मुकम्मल अचीव ना कर ले। हालांकि इस दौरान अफ़गान तालिबान हुकूमत जो है वो मिन्नतें तरले करती नज़र आ रही है कि किसी तरीके से उसकी जान बख्शी की जाए। इस पूरे मामले को जो सिनेरियो इस वक्त बन रहा है और फिर आगे क्या एक पाकिस्तान को अफ़गान वाले से एक पॉलिसी की ज़रूरत है और किस तरह की पॉलिसी की ज़रूरत है, इन तमाम चीज़ों को मैं डिस्कस करूँगा। अपने पैनल से आपका तारुफ करवाता चलूँ। एयर कमोडोर खालिद चिश्ती रिटायर्ड इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। बहुत शुक्रिया खालिद चिश्ती साहब आपके वक्त का। और डॉक्टर शाज़िया अनवर चीमा दिफाई तज्ज़ियाकार भी इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। डॉक्टर शाज़िया आपका भी बहुत शुक्रिया। चिश्ती साहब, सबसे पहले मैं आपकी तरफ आऊँगा। मोस्ट रिसेंटली हमने देखा कि जो मिस एडवेंचर इंडिया ने किया और अब अफ़गानिस्तान की तरह से ये सूरत हाल, क्या दोनों ने पाकिस्तान को मिसरीड किया, मिसजज किया कि सूरत हाल बिल्कुल उनके मुखालिफ रही? जी बहुत शुक्रिया इमरान साहब, आपने इनवाइट किया। देखिए, जब भी कोई दुश्मन हमलावर होता है या एक मुल्क दूसरे मुल्क पर हमलावर होता है तो वो पहले सबसे हाइपोथेसाइजेशन करता है। हाइपोथेसाइजेशन का मतलब ये होता है, जैसे आपने कहा, कि उसको अंदाज़ा लगाता है कि इसका रिस्पॉन्स क्या होगा। हिंदुस्तान ने भी बिल्कुल गलत अंदाज़ा लगाया था मई के महीने में, जब उसने सोचा था कि मैं एक सबक सिखाऊंगा और ऐसे घुटने टेकने पर मजबूर कर दूंगा और तौबा कर लेगा पाकिस्तान। सो कॉल्ड जो उनके पॉइंट ऑफ व्यू से दहशत गर्दी है, कंप्लीटली नाकामी हुई, बल्कि उनका शर्मिंदगी हुई। वॉर ऑब्जेक्टिव्स अचीव करना तो बहुत दूर की बात थी। पहला, अफगानिस्तान की हुकूमत भी बदकिस्मती से उसी का निशाना बनी है, क्योंकि वो हिंदुस्तान के नैरेटिव में आ गई और हिंदुस्तान की स्ट्रैटेजी इस वक्त यही होनी चाहिए थी, क्योंकि फ्रंट पर उसको हमारे जो ईस्टर्न बॉर्डर पर उस पर शिकस्त हुई, उनको बहुत दुख था, लोगों को दिखाने के लिए कुछ है नहीं था। हमारी मुसल्लह अफवाज को और पाकिस्तानी अवाम को मैरेज करने के लिए उनके पास कुछ भी नहीं था, सिवाय हमारे दुनिया ने हमें रिकग्नाइज किया। तो उन्होंने अफगानिस्तान हुकूमत को शायद दी, और ये वही मुत्तकी साहब जो इस वक्त फॉरेन मिनिस्टर इस वक्त हिंदुस्तान में हैं, वो ये भूल गए कि मैं जब खुद 9 साल का था तो मैं पाकिस्तान में ही पला बड़ा था। जब मैं बड़ा हो गया था तो अफगानिस्तान में जब तालिबान की पहली हुकूमत 2016 में आई थी तो यहाँ से जाकर वो इंफॉर्मेशन मिनिस्टर डायरेक्ट बन गए थे। तो ये तो हमारी कॉन्ट्रीब्यूशन है। और आप क्योंकि सीनियर तज्ज़िया निगार और सहाफ़ी हैं, तो मैं आपको सिर्फ एक अपनी कनेक्टिविटी बताता चलूँ कि मैं जब यंग ऑफिसर, जब पाकिस्तान एयरफोर्स में मेरी पहली पोस्टिंग पेशावर बेस पर थी, तो हम जो पेट्रोलिंग करते थे हवा में, प्रोटेक्शन में, तो हमारी वन ऑफ द बिगेस्ट रिस्पॉन्सिबिलिटी, क्योंकि अफगानिस्तान में उस वक्त सोवियत यूनियन ने कब्जा कर लिया था, तो हमारी सबसे बड़ा जिम्मेदारी होती थी वेस्टर्न बॉर्डर पर रूसी सोवियत यूनियन के उन जहाज़ों को चैलेंज करना जो इन्हीं अफगानिस्तान के जो शहरी थे, जो रिफ्यूजी बनकर यहाँ आए थे, और जो तालिबान उस वक्त सो कॉल्ड तो नहीं होते थे, मुजाहिदीन होते थे, उनको प्रोटेक्शन देना। तो हम तो उस वक्त से इस काम में मसरूफ़ हैं कि इनको प्रोटेक्शन देना, इनकी सिक्योरिटी, इनकी वेलबींग। हमने उस वक्त भी दिया 3 मिलियन अफगान रेफ्यूजीज़ को, और रिपीटेडली बाद में भी करते आए हैं। लेकिन बदकिस्मती से ये है कि जब भी अफगानिस्तान में तालिबान की अपनी हुकूमत आती है तो हमें दुनिया का ब्लेम भी लेना पड़ता है कि हम
अपोजिट हो गए, क्योंकि जब तालिबान की पहली हुकूमत आई थी 2016 से 2021 तक, तो उस वक्त भी 3 मुल्कों ने सिर्फ रिकग्नाइज किया था अफगानिस्तान की गवर्नमेंट को, एक पाकिस्तान, एक सऊदी अरब और एक यूएई। तो आप सोच लें कि हम तो अपनी तरफ से ये जेस्चर दिखाते हैं और बदले में हमें लाशें उठानी पड़ती हैं शहीदों की, और फिर ऑनगोइंग है, हजारों जाने दे चुके हैं। तो आखिरी जुमला ये है इमरान साहब कि देखिए हमारे पर भी इन शोहदा का कर्ज है। बिल्कुल, शोहदा का अल्लाह ताला ने जिम्मेदारी उठाई है, लेकिन उन फैमिलीज का, उन बच्चों का, माँ बाप का, बहन भाइयों का, उनका कर्ज तो हम पर रहता है ना। तो कितनी लाशें और हम उठाएंगे इन शहीदों की, और कहाँ तक हमने भी कहीं लाइन ड्रॉ करनी है। और आखिरी जुमला बताता हूँ, एक जरूर फायदा हुआ है कि अफगानिस्तान की हुकूमत को एक कीमत पता चल गई है और हमारी कैपेबिलिटी भी पता लग गई है। तो इंशाल्लाह बेहतरी की तरफ जा रहा है। डॉक्टर शाज़िया, जो कीमत की बात की जा रही है, जाहिर है कि वो इस वक्त अफगान हुकूमत को पता चल गई है, लेकिन दूसरी चीज़ इंटरनल अगर उसमें देखें, उनको इसका और क्या खमियाजा भुगतना पड़ सकता है, क्योंकि वहाँ पर भी ऐसे ग्रुप हैं जो तालिबान मुखालिफ हैं, शुमाली इत्तेहाद वहाँ पर मौजूद है। क्या आप समझती हैं कि वो इस चीज़ को कैपिटलाइज कर सकते हैं, और फिर एक ऐसे वक्त में एक ऐसी हुकूमत जिसको दुनिया में इस वक्त किसी ने भी रिकग्नाइज नहीं किया, अगर वो इस तरह की चीज़ें करेगी तो उसका तो अपना वजूद बड़ा खतरे में पड़ जाता है। बिल्कुल, आप ठीक तरफ इशारा कर रहे हैं। ना सिर्फ ये कि इसका अपना वजूद खतरे में पड़ सकता है, ये जो इन्होंने सो कॉल्ड इंटरिम गवर्नमेंट बनाई हुई है, ये इटसेल्फ जो है बहुत ज्यादा बुरी तरह से ये ढह सकती है। इनको लग रहा है कि ये बहुत बड़ा मजबूत कला बना के बैठ गए हैं, क्योंकि ये जो अफगान तालिबान है, ये सारे के सारे अफगानी ओरिजिन के भी नहीं है। तो इनसे तो अफगान पॉपुलेशन भी बहुत तंग है, तो यहाँ वहाँ पे तो इनके पास मेजॉरिटी भी नहीं है, लोग इन्हें पसंद नहीं करते हैं, इनका तरीका हुकूमत पसंद नहीं है। हम तो सिर्फ सिक्योरिटी और स्टेबिलिटी के चक्कर में और अफगानियों की वेलफेयर के चक्कर में हम लॉबिंग करते फिर रहे हैं कि जी इनकी इमदाद ना बंद की जाए, इनके साथ डायलॉग किया जाए। दुनिया में तो कोई इनके साथ बैठ के बात करने को तैयार नहीं है। तो इनको ये समझ आनी चाहिए कि दे आर स्टिल टेररिस्ट एंड दे आर ट्राइंग टू मैस्करेड एज अ गवर्नमेंट। तो अब अगर इनको गवर्नमेंट का ये इन्होंने कर दिया है कि हम हैं और ये मनवाना चाहते हैं, तो फिर इनको हुकूमतों की तरह बिहेव करना पड़ेगा। ये एक तरफ मुत्तकी साहब फरमा रहे हैं वहां जाके इंडिया में कि अफगानिस्तान का चप्पा चप्पा जो है वो हमारे कंट्रोल में है, तो बिल्कुल ठीक बात है, हमें उस पर कोई प्रॉब्लम नहीं है। अफगानिस्तान का चप्पा चप्पा आपके कंट्रोल में हो, उसकी सॉवरेनिटी के आप जिम्मेदार हैं, हम उसकी सॉवरेनिटी जो है उसकी रिस्पेक्ट करते हैं। आप अपने अफगान महाजिर जो है वो वापस लें, उनको दोबारा से रिहेबिलिटेट करें, मगर हमें ये नहीं लग रहा कि अफगानिस्तान का चप्पा चप्पा आपके हाथ में है, क्योंकि अगर वो हो तो फिर ये टेररिस्ट अटैक ना हो, और अगर ये हो रहा है तो इसका मतलब है आप इसके अंदर पार्टी हैं, और अगर आप पार्टी हैं तो आप क्या सोच के पार्टी हैं? क्योंकि रिसेंटली आप मास्को में जो अफगानिस्तान कंसल्टेशन डायलॉग हुआ है उसमें सिग्नेचर करके आए। नहीं, एक डॉक्टर शाज़िया, एक तासुर ये भी था कि शायद ये जो ग्रुप्स है ये बिलखुसूस तहरीक तालिबान पाकिस्तान और तहरीक तालिबान अफगानिस्तान, ये जो ग्रुप्स है वहाँ पर, और दाइश, ये खुद अफगान हुकूमत के कंट्रोल में नहीं है, लेकिन इस वक्त जो स्ट्राइक की है और ये जो पाकिस्तान के खिलाफ दहशतगर्दी की जो कार्रवाई है, इसका मतलब है ये तो फिर अफगान हुकूमत भी इनके साथ मिलकर कर रही है ना, ये सब एक ही उसके छट्टे बट्टे हैं। नहीं, मुत्तकी साहब देखें खुद फरमा रहे हैं कि अफगानिस्तान की हर चीज उनके कंट्रोल में, तो इसका मतलब है वहां पे जो सेफ हेवन उन्होंने जिसको भी प्रोवाइड की हुई है वो सब उनके कंट्रोल। आप अपने बयान पे खड़े रहेंगे तो आप यही बात कर रहे हैं सही कि हर चीज हमारे कंट्रोल में, तो आप इसका मतलब है आप फिर आपने किसी की एमा पे या अपने शरारती जहन को सामने रखकर हम हमारे ऊपर अटैक करने की कोशिश की है, तो वो तो आप तो चुआवा है अगर देखा जाए जिसकी सलाह पे की है, तो उनका हमने क्या असर किया है, तो आप तो कुछ भी नहीं उसके मुकाबले में कर सकते। बिल्कुल बिल्कुल तो जी। खालिद चिश्ती साहब, सर आपकी तरफ आऊंगा, आप वॉर अफेयर्स के एक्सपर्ट हैं, आप ये बताइए कि पाकिस्तान के क्या स्ट्रेटेजिक अहदाफ होंगे, क्योंकि इस वंस फॉर ऑल इस मामले को ख़त्म किया जाए, क्या क्या थिंक है इस वक्त, हमारी जो पॉलिसी है वो क्या है इस वक्त? इमरान साहब देखिए, जब दुश्मन बताकर सामने आता है ना, जिसको डिक्लेयर्ड वॉर कहते हैं, जैसे हिंदुस्तान ने किया, वो भी अनडिक्लेयर्ड ही थी, रात को 12:30 बजे को बता के तो नहीं आए थे, लेकिन हमें पता था कि दुश्मन आ सकता है। जब सामने आता है 85 के करीब जहाज आए, आधे घंटे बाद देखा जब कॉम्बैट खत्म हुई तो 7 अपने बेसिस पर लैंड नहीं कर पाए। हमें पता था दुश्मन आ रहा है, हमें उसकी इंटेंसिटी पता थी, हमें उसकी पोटेंशियल लगता था कि हमें टारगेटिंग स्ट्रैटेजी भी हमें पता थी, हमें अपना रिस्पॉन्स भी पता था।
लेकिन ये जो टेररिज्म होता है इसके अंदर ना टाइमिंग, जो डिफेंड कर रहा होता है ना उसको टाइमिंग का पता होता है, ना इंटेंसिटी का पता होता है, ना चॉइस ऑफ वेपन्स का पता होता है, सरप्राइज एलिमेंट उसके पास होता है दुश्मन के पास, और सबसे बड़ी बात जो प्लेस ऑफ टारगेट होता है वो उसके पास होता है। ये जंग लड़ना आसान नहीं होता। हम भी इस वक्त ज़रूर पैसिवली, मैं आपको कंफर्म कर सकता हूँ कि इस वक्त जो आर्म फोर्सेज हमारी हैं वो अनमैन्ड एरियल व्हीकल यूज़ कर रही हैं, ड्रोन यूज़ कर रही हैं, बहुत सारा मीडियम जहाँ पे भी हो सरफेस टू सरफेस शेलिंग और वेपनराइजेशन कर रहे हैं। हाँ। लेकिन ये सिर्फ ना ख़त्म होने वाला एक वो है सिलसिला, जो वजह क्योंकि ये जो ग्रुप होते हैं ये मैसिवली फंडेड होते हैं, ये पैसों की बुनियाद पर रीग्रुप कर जाते हैं, ये रीऑर्गेनाइज कर जाते हैं, ये रीलोकेट कर जाते हैं। तो ये कैंपेन लॉन्ग टर्म देखिए हिंदुस्तान इस वक्त बहुत सेलिब्रेट कर रहा होगा। मैंने दोनों तरफ से देखना ना, मैं एज ए स्टूडेंट ऑफ स्ट्रैटेजी आपको अर्ज कर रहा हूँ। जो तो हिंदुस्तान के लिए बहुत जबरदस्त सेलिब्रेशन ये होगी कि जो हम नहीं कर सके, अच्छा हुआ है कि एक और बॉर्डर खुल गया, पाकिस्तान की मुसल्लह अफवाज उधर चली गई, मेरे लिए ऑपरेशन सिंदूर अगर कभी लॉन्च करना हो पड़ा तो आसान होगा, तो उनको भी हमें सेलिब्रेट नहीं करने देना चाहिए। उसके लिए हमने ये जो प्राइस इंपोज की है अफगानिस्तान की हुकूमत पर, और जो शाजी साहब बिल्कुल ठीक कह रही थी कि उनके फॉरेन मिनिस्टर ने अगर ये ओन किया कि हमारा सब कुछ कंट्रोल में है, तो फिर ये ओन करें कि हमारी मर्जी के खिलाफ नहीं होता कुछ, और अगर आपकी मर्जी के खिलाफ नहीं होता तो फिर कीमत भी आप देंगे। एक बार हमने कीमत बहुत बड़ी उनको पहुंचा दी है पिछले तकरीबन 24 घंटों के अंदर। अब वक्त आ गया है कि उनको रियलाइज हो कि ये पाकिस्तान की मुसल्लह अफवाज का उनकी कैपेसिटी नहीं है मुकाबला करने की। तो जो प्राइस हमने इंपोज की अगर वो कंटिन्यूसली देना चाहते हैं तो बहुत महंगी प्राइस हो जाएगी उनके लिए, पाकिस्तान फिर भी शायद अफोर्ड कर लेगा। तो अब मेरा ख्याल है प्राइस के बाद एक लॉन्ग टर्म स्ट्रैटेजी यहाँ होनी चाहिए। सऊदी अरब का हमारे साथ डिफेंस पैक्ट है, उनको इंगेज कर लेना चाहिए। हमें चाइना का बहुत बड़ा इन्फ्लुएंस है, जिन्होंने एक एम्बेसी वहाँ खोली हुई है विदाउट रिकग्नाइजिंग। तो आई थिंक हमें मल्टी प्रोंग स्ट्रैटेजी की तरफ जाना चाहिए। मिलिट्री सिर्फ स्टैंड अलोन सोल्यूशन मैं नहीं समझता कि प्रोलॉन्ग है, बिकॉज उसमें जैसे मैंने अर्ज किया कि ये जो गोरिल्ला वॉर ये इस तरह की होती है, टेररिज्म, इसको हाइड आउट में जाना आसान होता है, और खास तौर पर जब अफगानिस्तान की हुकूमत सीरियस नहीं है, वो खतरनाक एलिमेंट है जिसकी वजह से ये मुश्किलात पैदा हो सकती हैं लॉन्ग टर्म में। ठीक जी डॉक्टर शाजिया, क्या ऑप्शंस होंगे इस वक्त अफगानिस्तान के पास? जाहिर है कि वो भी मुख्तलिफ ऑप्शंस के ऊपर सोच रहे होंगे, लेकिन क्या ऑप्शंस हो सकते हैं? कौन सा ऐसा मुल्क है जो उनकी मदद कर सकता है? नीदर सऊदी अरब, नीदर आप रूस को कह लें, अमरीका को कह लें, या फिर आप भारत चलें, भारत तो उनकी अखलाकी और पैसों से मदद कर रहा है क्या, लेकिन क्या कोई स्ट्रेटेजिक उनकी आर्म उसके हवाले से भी मदद कर सकता है, सप्लाईज के हवाले से? देखिए, उनको मशवरा भी सिर्फ एक ही दिया जा सकता है और उनकी मदद भी सिर्फ एक आइडिया ही कर सकता है कि उनको अपनी डॉक्ट्राइन बदलनी पड़ेगी। ये जो वक्त के साथ साथ, एक तो अफगानिस्तान में वैसे ही जो है इंडस्ट्री नहीं है, ठीक है, उनको कहते हैं हमारी हजारों सालों की तारीख है और ये एम्पायर्स के कब्रिस्तान है, तो उसको अगर हम देखें कि वो एम्पायर के कब्रिस्तान है या नहीं है, लेकिन उनको ये जरूर समझना चाहिए कि वो जब भी किसी एम्पायर का कब्रिस्तान बना है उसमें इंडस वैली सिविलाइजेशन के लोगों का बहुत बड़ा हाथ रहा है, जो कि अब कंप्राइज करते हैं पाकिस्तान पे, चाहे वो उसको पसंद करें या ना करें। 40-40 साल रहने के बावजूद भी अगर वो इंटीग्रेट ना होना चाहें और उनको यहाँ का कल्चर जो है वो पसंद ना हो, तो कल्चर ठीक है, उनका अपना है, वो उसको लेके चलें, जैसे वो है उनका सुपीरियरिटी, तो उसमें कोई हर्ज नहीं है, ये उनका जाती ख्याल है। उनको सिर्फ ये कहा जा सकता है कि आपके बचने का रास्ता सिर्फ इकोनॉमिक ग्रोथ है, और इकोनॉमिक ग्रोथ का मतलब जो है वो टेररिज्म को कमोडिफाई कराना नहीं है। सही। अब टाइम बदल गया है, आपको चाइना ऑफर कर रहा है, आपको रशिया ऑफर कर रहा है, ठीक है, सेंट्रल एशियन और ईरान आपको बहुत अरसे से जानते हैं, वो अभी भी आपके साथ वही सलूक करते हैं जो कि हमें करना चाहिए। लेकिन आपको ये समझना पड़ेगा कि ये वक्ती तौर पे जहां से भी आपको मुआवजा मिल जाता है, और आपने ये रेंट टेररिस्ट की जो एक इंडस्ट्री बनाई हुई है, ये लॉन्ग टर्म प्लानिंग नहीं है। और बाद में आप बात करते हैं बड़े सोफिस्टिकेटेड होके कि जी वाघा बॉर्डर खोले, लास्ट ईयर 1 बिलियन की हमारे साथ ट्रेड थी, हम बड़ी ट्रेड करना चाहते हैं, चाइना आ जाए हमारे से मिनरल ले ले, इंडस्ट्री बना दो। ऐसी जगह पे कैसे इंडस्ट्री बन सकती है जिसके अंदर जो है हर एक फरलांग पे जो है एक नई एथनिसिटी का, एक नए सेक्ट का, एक नई लिंग्विस्टिक जो है वो आइडेंटिटी का टेररिस्ट ग्रुप मौजूद हो, जिनकी आपस में कोई तालमेल नहीं, और पीस कौन रहा है? राइटली सेड। नाउ चिश्ती साहब, एक और मामला, जब हम रशिया और यूक्रेन को देखते हैं तो यूक्रेन जो है वो चाहता है कि रशिया चाहता है कि यूक्रेन में एक बफर स्टेट जो है वो क्रिएट की जाए, नो मैन लैंड हो,
ज़ाहिर है कि अपने तहफ़्फ़ुज़ के हवाले से, तो क्या कुछ लोग ये भी कह रहे हैं कि पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान के दरमियान भी एक बफर स्टेट होनी चाहिए ताकि ये जो जितनी भी इंसर्जेंसी है इसको रोका जा सके, वहाँ पर दहशतगर्द तंजीमें जो हैं वो उनको उनके लिए रुकावट हो, उनके लिए डेटरेंट्स हों। ये कॉन्सेप्ट किस तरह से देख रहे हैं आप? इमरान साहब देखिए, हमारा वेस्टर्न बॉर्डर ऑलमोस्ट 2500 किलोमीटर इसकी तरफ एक्सटेंडेड है। 2500 किलोमीटर की ऑलमोस्ट मैंने पूरे एरिया में फ्लाइंग की हुई है, और आई कैन टेल यू कि इतना अनइवन है, हार्डन है, टेरेन है और पहाड़ियां हैं। ये कोई स्मूथ ग्राउंड ऐसा नहीं है जहाँ पे लाइन ड्रॉ कर दी जाएगी और ये 2 बफर जोन बन जाएंगे, जैसे समथिंग लाइक गाजा के जो हम बात कर रहे हैं कि एक बफर जोन बनेंगे। ये इतनी रफ टेरेन है कि इसके अंदर कोई भी आप बफर जोन बनाएंगे वो वर्केबल नहीं है। मुझे लगता है, ये मेरा पॉइंट ऑफ व्यू ये है कि बफर जोन तब होती है जब मॉनिटरिंग हो सके, जब आप ट्रांसपेरेंसी हो, जब विजिबिलिटी हो, और सबसे बढ़कर इंटेंशंस हो। और यहाँ पे तो इंटेंशंस का ही तो मसला आ रहा है सबसे ज्यादा हमारा, कि हमारी इंटेंशंस नहीं है दूसरे बॉर्डर पर, दोनों बॉर्डर्स हमारे के ईस्टर्न भी और वेस्टर्न भी, कि हमसे कोलैबोरेटिव करें, एक म्यूचुअली ग्रो करें, म्यूचुअली सपोर्ट करें, म्यूचुअली ट्रेड करें। उस तरफ तो हम जाते नहीं हैं। हम कहते हैं म्यूचुअली डिस्ट्रॉय से करना है, और बड़ा अच्छा लफ्ज यूज किया डॉक्टर शाजिया ने कि रेंट टेरर वाली बात है या रेंट टेररिज्म वाली बात है। तो वो जब फलसफा, ये डॉक्ट्रिन जब वो करते हैं तो फिर सब कुछ बदल जाता है। आप एक नहीं जितनी मर्जी बफर जोन बना लें। तो ये टेरेन की वजह से डुएबल मुझे नहीं लगती, बिकॉज ये स्मूथ ग्राउंड नहीं है जहां विजिबिलिटी हो, सैटेलाइट्स के जरिए या सर्वेलेंस के जरिए इसको मॉनिटरिंग करे तो कौन करेगा। तो मेरा ख्याल है प्रैक्टिकल यही तरीका है कि अफगानिस्तान की गवर्नमेंट को ये रियलाइज करना चाहिए कि पाकिस्तान किसी को भी अपनी सॉवरेनिटी ब्रीच करने का न्यू नॉर्मल नहीं बनाने देगी। हिंदुस्तान को भी नहीं बनाने दिया हमने, ईरान को भी नहीं बनाने दिया हमने आपके सामने, और अफगानिस्तान को भी इंशाल्लाह नहीं बनाने देंगे। ठीक है, तो अब न्यू नॉर्मल ये होना चाहिए कि म्यूचुअली हम सब तरक्की करें और रिस्पेक्ट से एक दूसरे को रहने दें और खुद भी जिंदा रहें। जाहिर है कि कोई भी मुल्क अकेला तरक्की नहीं करता, जब तक खित्ता नहीं करता, रीजन नहीं करता, कोई भी मुल्क प्रॉस्पर नहीं होता। डॉक्टर शाजिया, लास्ट में आपकी तरफ आऊँगा, ये बताइए ये जो मिस एडवेंचर है, आप समझती हैं कि सूनर और लेटर कोई रिजीम चेंज खुद अफगानिस्तान के अंदर भी हो सकता है, नंबर 1, और नंबर 2 पाकिस्तान को इस हवाले से अब हमारी एक जो कंसिस्टेंट पॉलिसी क्या होनी चाहिए अफगानिस्तान के हवाले से? देखिए, अफगानिस्तान में रिजीम चेंज का कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। अफगानिस्तान में रिजीम चेंज के लिए वहां पे लोग ऑलरेडी मौजूद हैं, और ये इस वक्त के अफगान तालिबान जो हैं उनको ये समझना चाहिए कि उनके साथ लफ्ज तालिबान अभी भी लगा हुआ है, और उनको सपोर्ट करने में और वहां पे सिक्योरिटी और स्टेबिलिटी के हम सबसे बड़े एडवोकेट, और अब मुझे लगता है कि शायद अपोलोजिस्ट हैं। हमें ये नहीं करना चाहिए। और दूसरी बात उनको ये समझनी चाहिए, वो हिस्ट्री का बहुत लेसन देते हैं जी, हजारों साल की तारीख, तो उनको ये पता होना चाहिए कि इंडिया ने भी जिसके साथ भाईचारा डाला है, रिसेंटली आप ईरान को देख लें, वहां पे मोसाद के जो एजेंट प्लांट करने के अलावा बांग्लादेश देख लें, श्रीलंका देख लें, तो ये भी इन्होंने भी जो रेवड़ियां वहां से खानी है ये शौक से खा ली। इनको ये पता होना चाहिए कि ये ना तो रशिया के अगेंस्ट लड़ सकते थे हमारे बगैर, ना ये वॉर ऑन टेरर में जो है हमारे बगैर लड़ सकते थे, और इनको ये पता होना चाहिए कि ये हमारे सामने जो है वो अपनी ये जो इन्होंने मैन्युफैक्चरिंग स्टार्ट की दी है, ये इनको अपने पैसे कमाने का कोई और रास्ता ढूंढना तो पड़ेगा। हमारी पॉलिसी वो रह गई बीच में, अगर वो भी आप इंक्लूड कर दें इसमें, क्या होनी चाहिए? हमारी पॉलिसी जो है वो आयरन फिस्ट, बिल्कुल बहुत सख्त होनी चाहिए। हमारी पॉलिसी इनसे दो टोक होनी चाहिए कि अगर आप गवर्नमेंट हैं तो गवर्नमेंट की तरह बिहेव करें, और अगर आप गवर्नमेंट नहीं है तो हम अपनी सपोर्ट का हाथ आपसे पीछे कर रहे हैं। फिर यहाँ पे एक प्रॉपर स्टेबल गवर्नमेंट बननी चाहिए जो कि लोगों की विल को भी जाहिर करे और दुनिया भी फिर उसे माने। दुनिया में जो ग्लोबलिस्ट हैं वो डेमोक्रेसी की बात करते हैं, तो अफगानिस्तान में भी डेमोक्रेसी होनी चाहिए। तो या तो आप तस्लीम करें कि आप गवर्नमेंट हैं, तो फिर गवर्नमेंट की तरह बिहेव करें, और आपको एक मुल्क चलाने का सलीका होना चाहिए। ठीक है, मुल्क उस तरह नहीं चलते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया खालिद चिश्ती साहब, आपका भी बहुत शुक्रिया, और डॉक्टर शाजिया अनवर चीमा आपका भी बहुत शुक्रिया। नाज़रीन, इसी मामले को थोड़ा सा और आगे लेके चलेंगे और ट्रांसलेट इसको करेंगे, क्योंकि अब खैबर पख्तूनख्वा इंतहाई अहम हो गया है। वहाँ पर जो वजारत आला या वहाँ की हुकूमत जो है वो इंतहाई अहमियत की हामिल है, इंतहाई अहमियत इख्तियार कर गई है, बिलखुसूस ये दहशतगर्दी की कार्रवाइयों के हवाले से। इसके ऊपर मैं थोड़ी बात करूँगा, लेकिन एक छोटे से ब्रेक की कॉल है, ब्रेक के बाद दोबारा मिलते हैं। वेलकम बैक।
बात कर रहे थे पाक अफगान कशीदा सूरत हाल के हवाले से, और फिर जो ट्रांसलेट अगर इसको करते हैं और हम बात करते हैं फिर खैबर पख्तूनख्वा कितना अहम है सिक्योरिटी के हवाले से और पाकिस्तान की पॉलिसीज़ के हवाले से, क्योंकि वहाँ पर जो रियासत का बयानिया है वो मुख्तलिफ है और जो हुकूमत का बयानिया है वो मुख्तलिफ नज़र आ रहा है। इसी हवाले से मैं बात करना चाहूँगा, हमारे साथ मौजूद हैं तज्ज़ियाकार हामिदुल मशरक़ी साहब। बहुत शुक्रिया हामिद साहब आपका। आपसे पहले एयर कमोडोर खालिद चिश्ती रिटायर्ड भी हमारे साथ मौजूद थे और डॉक्टर शाजिया अनवर चीमा भी मौजूद थी, और बड़े इख्तिसार के साथ इस पूरे तनाज़े के हवाले से इस मौजूदा जो सूरत हाल है पाकिस्तान और अफगानिस्तान के दरमियान इसकी हमारी इस पर बात हुई। मैं आपसे ये जानना चाहूँगा, इसको अगर ट्रांसलेट करके नीचे लेकर आते हैं और पाकिस्तान में ज़ाहिर है कि खैबर पख्तूनख्वा का जो सूबा है वो इस वक्त दहशतगर्दी में सबसे ज़्यादा मुतासिर है, एक के के और बलूचिस्तान, तो कितना ज़रूरी है फिर वहाँ पर जो पॉलिसीज़ हैं उनको किस लेंस से आप देखते हैं कि क्या पॉलिसीज़ फिर वहाँ पर होनी चाहिए और उसमें इश्यूज़ क्या हैं, उन पॉलिसीज़ के बीच में जो हिंड्रेंस हैं वो क्या हैं? देखिए इमरान साहब, सबसे अहम बात यह है कि आज बड़ी बात वाज़ेह तौर पर खुल के सामने आ गई कि जो अफगानिस्तान और अफगानिस्तान की सरजमीन है वो मुकम्मल तौर पर इंडियन प्रॉक्सीज के ज़ेरे इस्तेमाल है, और उस वजह से पाकिस्तान को हर हालत में उस बॉर्डर का भी दिफा करना है, दहशतगर्दी के खिलाफ जंग भी लड़नी है और उसका कला कमा भी करना है। अच्छा, इसके अंदर सूबाई हुकूमत का एक पेज पर होना बहुत ज़रूरी होता है हर हालत में, लेकिन बदकिस्मती से सूरत हाल ये है कि अभी एक तो अली अमीन गंडापुर साहब ने इस्तीफ़ा दिया। इट वॉज अ बिग सरप्राइज। मेरा ख्याल था शायद वो कुछ उसमें डिले करेंगे या शायद वो कुछ और बहाने करेंगे, लेकिन जहां पर चेयरमैन पीटीआई ने या जिन्होंने बानी पीटीआई ने जिनको नामजद कर दिया सुहेल आफरीदी को, वो एक ऐसा नाम है जिसके बाद बहुत सारे सवालात खड़े हो गए हैं मीडिया में भी और खुद इस्टेब्लिशमेंट के लिए, हुकूमत के लिए, रियासत के लिए बहुत सारे तहफ़्फ़ुज़ात हैं। लेकिन मेरा जहाँ जितनी अभी तक की डेवलपमेंट हुई है, मैं ऐसे महसूस कर रहा हूँ कि शायद कल हुकूमत जो है और इस्टेब्लिशमेंट या रियासत जो है वो शायद एक मौका देगी सुहेल आफरीदी को कि आप अगर हुकूमत बनाना चाहते हैं आप बनाएं, लेकिन रियासत का जो बयानिया है उसको अगर आप अडॉप्ट नहीं करेंगे तो फिर कोई चॉइस नहीं रह जाएगी हुकूमत के पास इसके अलावा कि वो दूसरे ऑप्शंस की तरफ जाए जहां पर पीटीआई की गवर्नमेंट का जो है उसकी जगह कोई मुतबादल इंतजाम किया जाए। एक अगर मौके की जो आप बात करें तो फिर वो एक स्कूल ऑफ थॉट ये भी कहता है कि किसी को सियासी शहीद नहीं बनने देना, क्योंकि वो एक बहुत बड़ा मसला होगा फिर। तो लेट देम कंटिन्यू। हाँ, मैं ये समझता हूं कि अगर कल कोई ऐसा इकदाम होता है जिसके अंदर हुकूमत की तरफ से कल के इजलास को गैर कानूनी करार दे दिया जाता है, हल्फ टेकिंग नहीं की जाती, उनको वजीर आला नहीं माना जाता, तो वो भी एक तरह से यही एक बहुत बड़ा बयानिया बन जाएगा जी कि हमें सब कुछ होते हुए। उससे पहले अभी तो मेरे ख्याल से कल पे शायद अगर ना भी हो तो, क्योंकि अभी तो वो इस्तीफा जो है वो मंजूर नहीं हुआ, गवर्नर उसको देखेंगे। नहीं, लेकिन देखिए ना, जो केपी के असम्बली के जो स्पीकर हैं उन्होंने कल इजलास बुला ली है, और उन्होंने जो इजलास बुला लिया है इसका मतलब ये कि उनका ये कहना है कि उनके इस्तीफे के मंजूर होने की कोई जरूरत नहीं है आईनी तौर पर। ये एक बात है कि वजीर आला का इस्तीफा भेज दिया, उन्होंने रिसीव कर लिया, इसके बाद मैं अपना ड्यू प्रोसेस शुरू कर सकता हूं ट्यूसडे को। आज यही कर रहे, तो अगर उस हवाले से देखा जाए तो यही बहुत बड़ी कन्फ्रंट्रेशन खड़ी हो रही है कि क्या इस असेंबली के होने वाले इजलास को कानूनी करार दिया जाएगा। अगर कानूनी करार दिया जाएगा तो फिर इंतखाब भी कानूनी हो जाएगा। तो इस हवाले से रियासत या हुकूमत ये फैसला करती है कि इनको यहीं से रोकना है, यानी कल इजलास ही नहीं होने देना या कल इंतखाब नहीं होने देना, तो फिर भी वो सियासी शहादत वाला रास्ता अपना लेंगे। सो मुझे ऐसे लगता है कि शायद एस्टेब्लिशमेंट ये समझे शायद ये मौका दे कि जी आपके सामने है अफगानिस्तान का किरदार, अफगान तालिबान का किरदार, पाकिस्तान की बॉर्डर्स के ऊपर सारी सूरत हाल, और उस सब के बावजूद जो सेंसिबल डिसीजन है, जिस तरह के कबायली अवाम पाकिस्तान की फौज के साथ हमेशा की तरह आज फिर खड़े हैं, तो मैं ये समझता हूं कि लेकिन हामिद साहब वहां से तो बात की जाती है कि इनसे बात करें, उनसे बात करें जो इस वक्त ये सब कुछ करके बैठे हुए हैं, तो ये तो बहुत बड़ा बयानिए का फर्क हो जाएगा ना फिर।
मेरा ख्याल ये है कि कोई दरमियानी रास्ता निकालने की कोशिश की जाएगी। उसकी सिर्फ एक वजह है, मैं आपको सिर्फ उसकी एक वजह बताना चाहता हूं, वो ये कि हुकूमत ने पिछले 3 दिन में कोशिश की कि किसी भी तरह अपोजिशन की तरफ से कोई मजबूत नाम वजीर आला के तौर पर आ जाए, किसी भी तरह कोई ऐसा ग्रुप बना दिया जाए 22 या 25 मेंबरान का पीटीआई, जो कि उन्हीं में से कोई वजीर आला हो, लेकिन वो हुकूमत के बयानिए के साथ चल पड़े, यानी फेडरल गवर्नमेंट और एस्टेब्लिशमेंट के साथ चल पड़े। हुकूमत को उसमें नाकामी हुई है। आप देखिए हुकूमत के पास चॉइस क्या रह जाती है? हुकूमत के पास चॉइस रह जाती है गवर्नर राज की, और दूसरी कोई चॉइस नहीं रह जाती। अच्छा, गवर्नर राज के लिए भी जो ड्यू प्रोसेस है वो इस तरह मुकम्मल नहीं हो सकता। वजीर आला की एडवाइस चाहिए होती है या प्रेसिडेंट का ऑर्डर चाहिए होता है, उसके अंदर भी फिर वो हाई कोर्ट में जाएंगे। सो एक्चुअली सिचुएशन ऐसी है कि मुझे लगता है कि कोशिश ये की जाएगी कि हर हालत में, जब एक बार देखिए हमने ये एक बात देखी है कि इक्तदार से पहले के बयानात और होते हैं, जब आप सीट पे बैठते हैं, जब आप उसकी सेंसिटिविटी को समझते हैं, चाहे वो सुहेल अफरीदी हो, अली अमीन गंडापुर हो, फिर आपको फैसले जो हैं वो मुल्क, हुकूमत, रियासत और एस्टेब्लिशमेंट के साथ करने पड़ते हैं। इसमें कोई मुज़ायका नहीं। शायद इसी लाइन के ऊपर इसी लाइन के ऊपर जो है अली अमीन गंडापुर भी चलने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन जाहिर है कि वो पसंद नहीं आई लोगों को। नहीं, अली अमीन गंडापुर में और इसमें एक फर्क है। उसके अंदर जो बात है, उनका जो इमरान बानी पीटीआई को रिहा ना करवा सके, वो उनकी नाकामी है। बुनियादी तौर पर अगर उस तहरीक को अगर वो उस तरह उठा लेते तो शायद सूरत मुख्तलिफ होती है। और मुझे ऐसे लगता है कि शायद कोई खान साहब की रिहाई के मामले में कोई उनको सुहेल आफरीदी को कोई गारंटी दे दी जाए, कोई श्योरिटी दे दी जाए, तो उसके बाद फिर इसी हुकूमत, इसी वजीर आला के साथ कोई काम करने का रास्ता निकाला जाए। एक और भी व्यू लेते हैं, एक छोटी सी ब्रेक की कॉल है। पीटीआई को रिहा करा। ठीक है, एक छोटी सी ब्रेक की कॉल है, विद योर परमिशन की कॉल है, और ब्रेक के बाद डॉक्टर फारूक आदिल जो है उनसे भी हम उनका तज्जिया चाहेंगे। एक छोटे से ब्रेक के बाद दोबारा मिलते हैं। वेलकम बैक। डॉक्टर फारूक आदिल ने भी हमें ज्वाइन किया, बहुत शुक्रिया सर आपके वक्त का। वेरी क्विकली आपसे जानना चाहूँगा कि इस वक्त जो पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान के दरमियान कशीदा तरीन सूरत हाल है, ऐसे में खैबर पख्तूनख्वा की जो हुकूमत साजी या वहाँ पर आप कह लें कि जो सीएमशिप के लिए जो सूरत हाल इस वक्त डेवलप हुई, कितनी अहम है कि रियासत और जो सूबाई हुकूमत है उसका बयानिया एक ही हो? आगे क्या आपको नज़र आ रहा है, क्या होने जा रहा है? सुहेल आफरीदी जो है वो आ रहे हैं कि नहीं आ रहे हैं? उनका रास्ता रोका जाएगा या नहीं रोका जाएगा? फारूक साहब। शुक्रिया बिरादरम इमरान सुल्तान साहब। देखिए, ये तो कोई नजूमी बता सकता है कि उनका रास्ता रोका जाएगा या नहीं रोका जाएगा, लेकिन इसको जरा कॉन्टेक्स्ट में हम देखें तो उसमें चीजें कुछ समझ में आती हैं। जैसे रिपोर्टेडली एक स्टेटमेंट बानी पीटीआई इमरान खान का आया कि इसलिए हटाया जा रहा है साबिक गंडापुर साहब को क्योंकि वो उसकी मुखालफत नहीं कर पा रहे फेडरल गवर्नमेंट की फॉरेन पॉलिसी की जो अफगानिस्तान के ताल्लुक से है। लिहाजा नए साहब को लाया जा रहा है जो उसको अनडू करेंगे, उसकी मुखालफत कर सकेंगे। ये बात मेरी समझ में नहीं आती। दुनिया में कहीं, इंडिया हो, अमेरिका हो, कोई भी दुनिया का मुल्क हो, फॉरेन पॉलिसी कोई क्वेश्चन नहीं होती। पूरी अपोजिशन, पूरी हुकूमत, पूरा मुल्क, पूरा प्रेस फॉरेन पॉलिसी को टो करता है, उसके पीछे चलता है। अब अगर सूबे में एक देखिए जंग का माहौल पैदा हो गया अफगानिस्तान से, और उसके साथ ही सूबे में तब्दीली लाई जा रही है, और तब्दीली का एम ये बताया जा रहा है कि जो फेडरल गवर्नमेंट की फॉरेन पॉलिसी है उसकी मुखालफत करने के लिए ये तब्दीली लाई जा रही है। तो ये किस किस्म की तब्दीली है? मैं तो इसको यानी फेवरेबल इस मुल्क के लिए नहीं समझता। मैं ये नहीं कह रहा कि जो आने वाले साहब हैं वो मुल्क के मुखालिफ होंगे या नहीं होंगे, ये एक अलग बात है, लेकिन बानी पीटीआई का स्टेटमेंट जो है वो खतरे की घंटी है। अच्छा मशरकी साहब, अब वो चीज़ क्लियर हो गई, क्योंकि वो कही जाती थी कि इनसे बात की जाए, इनसे मुज़ाकरात किए जाएं, वो चीज़ यहाँ पे एलिमेंट आ गया। ये मुझे बताइएगा कि क्या किसी आप अगर नंबर, क्योंकि कल से और अब तक हालात बड़े बदल गए,
तो ऐसी उसमें वसी तर कौमी मफाद में आप कहीं पर एंट्री देख रहे हैं कि मौलाना फजलुर रहमान साहब जो हैं वो आ जाते हैं और उनके हवाले जो है ये सूबा किया जाए? हालांकि ऑन द रिकॉर्ड है कि वो तो इस हुकूमत को ही लेजिटिमेट नहीं मानते, तो क्या वो इसका हिस्सा हो सकते हैं वसी तर मफाद में? देखिए, अगर तो हुकूमत किसी भी तरह कल इंतखाब को डिले कर लेती है कोई 4-5-6 दिन के लिए, तो फिर तो मैं इस मुमकिनात को समझता हूँ कि शायद JUI जो है वो कोई ग्रुपिंग करके किसी तरह वज़ीर आला लाने की पोजीशन में आ जाए। लेकिन अब तक की सूरत हाल के मुताबिक जहाँ 24 घंटे से भी कम रह गए हैं, कल असम्बली का इजलास होना है, वहाँ पर मैं नहीं समझता कि इस वक्त JUI या मौलाना फजलुर रहमान इस पोजीशन में है कि वो अपना कोई उम्मीदवार जो है वो बतौर वज़ीर आला कामयाब करवा सकें। और इसीलिए वो आपने देखा होगा कि PTI ने तो खुद JUI से भी कह दिया कि आप भी हमारे वज़ीर आला की हमायत करें, और उसमें उन्होंने कोई ना नहीं की, कोई हाँ नहीं की। तो इस हवाले से मैं ये समझता हूँ कि इतनी लास्ट मिनट शायद JUI भी ये फैसला ना ले सके। और अगर हम इसको थोड़ा सा प्रैक्टिकली देखें कि जी अगर सुहेल अफरीदी को नहीं बनने दिया जाता वज़ीर आला तो क्या होगा? क्या सूबाई हुकूमत के अंदर या वहां पर क्या हुकूमत इस हालत में क्यास अफोर्ड कर सकती है? मेरा नहीं ख्याल है। मेरा ख्याल ये है कि बहुत आसान होगा अगर कैबिनेट बना के उसमें से ज्यादातर लोगों को जब इस कैबिनेट की शक्ल में KPK की उसको एंगेज किया जाएगा, एस्टेब्लिशमेंट की बात खुल के समझी जाएगी, तो पाकिस्तान के मुफाद से बढ़कर किसी का मुफाद नहीं होना चाहिए। और यही वो बात है, जब आप हुकूमत में आते हैं तो आपको ये बात समझनी पड़ती है। और किसी भी हालत में फॉरेन पॉलिसी के अंदर पाकिस्तान के दिफा के हवाले से मैं नहीं समझता कि कोई भी सूबाई हुकूमत उसको डिक्टेट कर सकती है। लास्ट में आ जाता हूं डॉक्टर फारूक आदिल साहब आपकी तरफ। अब ज़ाहिर के आज़ाद अराकीन की बात की जा रही है। एक तो ये भी कहा जा रहा है कि शायद वो KP हाउस में उनको रोक लिया गया है, गो के वो इस वक्त इलेक्शन कमीशन की तरफ से आज़ाद अराकीन करार दे दिए गए हैं। वो PTI के अराकीन नहीं है, वो सुन्नी इत्तेहाद के अराकीन नहीं है। तो अगर कोई पार्टी वफादारी तब्दील भी करता है या वो दूसरे कैंप में जाता भी है तो डिफेक्शन क्लॉज उसके ऊपर नहीं लग सकती। क्या इससे कोई मामला तब्दील हो सकता है? क्या ऐसी कोई पोजीशन आप देख रहे हैं आगे बनती हुई? देखिए इमरान, ये बिल्कुल तब्दील हो सकता है। हमारे यहाँ ये चीजें तब्दील होती रही हैं। और आपको याद है सेनेट का इलेक्शन जिसमें आसद बिजंजो साहब अक्सरियत रखने के बावजूद जीत नहीं सके थे, तो ये पॉसिबिलिटी मौजूद है। लेकिन जहां तक मेरा अंदाजा ये तजिया काम करता है कि मौलाना फजलुर रहमान हो या कोई और हो, ये लाइबिलिटी अपने साथ लेना नहीं पसंद करेंगे। ठीक है, यानी सूबे में इस वक्त जो इंसर्जेंसी है, जो इश्यूज हैं, जो प्रॉब्लम्स हैं, ये एक बहुत बड़ा बोझ होगा, ये बहुत भारी पत्थर होगा और कोई भी इसे शायद चुमने को तैयार नहीं। फारूक आदिल साहब, आप ये कहना चाह रहे हैं? जी, मैं यही अर्ज कर रहा हूँ। ठीक, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच। हामिद अल मशरिकी साहब भी हमारे साथ मौजूद थे और डॉक्टर फारूक आदिल साहब भी आप मौजूद थे। अब देखना यह है कि क्या बनती है, किस तरीके से मामलात जो हैं वो आगे बढ़ते हैं। लेकिन वक्त का तकाजा यही है कि वहाँ पर कोई भी हुकूमत हो उसका नैरेटिव वही हो जो रियासत का बयानिया है, और जो रियासत का बयानिया है वो पाकिस्तान के हक़ में है, वो पाकिस्तानियों की बका के लिए है, पाकिस्तान की अमन, बका, सलामती और पाकिस्तान को प्रोग्रेसिव वे में आगे लेकर चलने के लिए हैं। आज के प्रोग्राम से इतना ही। इंशाल्लाह आपसे फिर मुलाकात होगी। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।